हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स और उसके साथ साथ बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 6 का सब्जेक्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, जिसमें हमारे 5 यूनिट रहेंगे। उन पाँचों यूनिट को हम वन शॉट कवर करेंगे। तो बने रहना इस वीडियो में लास्ट तक, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। फुल सिलेबस कवर किया है हमने, फुल सिलेबस कवर किया है किसका, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे हमारा फर्स्ट यूनिट क्या है। फर्स्ट यूनिट का नाम है हमारा यूनिट फर्स्ट, व्यक्तित्व विकास का परिचय, जिसमें हमें पढ़ने हैं व्यक्तित्व का अर्थ और परिभाषा, व्यक्तित्व के प्रकार जैसे अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और संतुलित, व्यक्तित्व के घटक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ेंगे जैसे परिवार, समाज, शिक्षा, संस्कृति। तो हमें इसी में सारे टॉपिक कवर करने हैं। ये यूनिट फर्स्ट के सारे टॉपिक्स हैं, उसे हमें कवर करना है। तो सबसे पहले जो हम यूनिट कवर करेंगे उसका नाम है व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है। व्यक्तित्व का अर्थ ये होता है, व्यक्तित्व पर्सनैलिटी का अर्थ व्यक्ति के समग्र व्यवहार, विचार, दृष्टिकोण, भावनाओं और कार्यशैली से है। जैसे पर्सनैलिटी क्या होता है, व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है, इसने ये कहा है जिसके व्यवहार से पता चलता है, विचार से पता चलता है, दृष्टिकोण से पता चलता है, उसकी भावनाओं से पता चलता है, उसकी कार्यशैली जो क्या है वो, उसकी पर्सनैलिटी उसी चीज़ों से पता चलती है। किस चीज़ों से? व्यवहार से, विचार से, दृष्टिकोण से, भावनाओं से और कार्यशैली से और समग्र से। ये एक व्यक्ति को दूसरे से अलग बनाती है। जो ये चीज़ है पर्सनैलिटी और व्यक्तित्व, ये दूसरे से अलग बनाती है एक इंसान को, एक व्यक्ति को। उदाहरण भी दे रखा है उसी के साथ। उदाहरण ये दे रखा है, कोई व्यक्ति शांत हो, संयमी और मिलानसार होता है, जबकि कोई दूसरा गुस्सैल होता है और आत्म केंद्रित और बातूनी हो सकता है। देखो इसमें क्या बता रहा है, कोई ऐसा इंसान भी होता है, कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है जो कुछ बोलता नहीं है, शांत रहता है, और संयमी भी होता है, हर चीज़ सहन करने वाला होता है, और मिलानसार मतलब सबसे मिलके रहता है। एक ऐसा भी व्यक्ति होता है जो बहुत गुस्सा करता है और दूसरों से बहुत बातें चित करता है, शांत नहीं रहता। तो बहुत प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उसको इसने बताया। तो हर बंदे की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, हर इंसान की, व्यक्ति की व्यक्तित्व अलग अलग होती है। तो आपने पहला जो टॉपिक है वो समझ लिया। दूसरे टॉपिक को हम समझेंगे। दूसरे टॉपिक में है व्यक्तित्व का परिभाषा समझना। व्यक्तित्व का परिभाषा किसने दिया है? गॉर्डन ऑलपोर्ट के अनुसार। गॉर्डन ऑलपोर्ट के अनुसार आप ये लिख के आएंगे तो आपके नंबर ज़्यादा एनहेंस करेंगे, मतलब बढ़ेंगे। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर की वह गात्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के प्रति अनुकूल हेतु उसकी सोच, भावना और व्यवहार को प्रभावित करता है। व्यक्ति जो है ना, व्यक्तित्व के अंदर जो होता है, व्यक्तित्व उसकी पर्सनैलिटी के अंदर वो चीज़ है, संगठन है जो उसको अलग बनाती है वातावरण से। जैसे उसके अंदर उसकी सोच को बढ़ाती है, भावनाओं को बढ़ाती है, व्यवहार को प्रभावित भी करती है। दूसरे के अट्रैक्ट करने के लिए पर्सनैलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर पर्सनैलिटी आपकी अच्छी रही तो सब आपसे बातचीत करेंगे, आप सबको अच्छे लगेंगे। अगर आप उनसे अच्छे से बात करते हैं, आपका व्यवहार अच्छा है, तो यही उसने बताया। व्यक्तित्व की परिभाषा किसने बताया? गॉर्डन ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर की वह गात्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के प्रति, जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, जो उसके आसपास लोग हैं, उसके अनुकूल हेतु उसकी सोच देखते हैं, उसकी भावना देखते हैं, उसका व्यवहार देखते हैं, जो उसको प्रभावित करती है उन लोगों को जो उसके आसपास है वातावरण में। तो इतना ही बताया व्यक्तित्व के परिभाषा में। तो हम व्यक्तित्व के प्रकार पढ़ेंगे, व्यक्तित्व पर्सनैलिटी के प्रकार, जिसमें अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट जिसे कहा जाता है, जो किसी से बात नहीं करता, अपने में ही रहता है, कम बोलने वाले, अकेले रहने पसंद करते हैं और सोच समझ निर्णय लेते हैं। तो आप भी इनमें से कुछ हो सकते हैं, जो मैं इनके प्रकार बताऊंगा। अगर आप जो होंगे वो कमेंट में लिख देना। तो इंट्रोवर्ट कौन कौन है वो आप कमेंट में लिख देना। जो कम बोलते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, किसी से नहीं बोलते, अपने में रहते हैं, सोच समझ के निर्णय लेते हैं, तो ये होते हैं इंट्रोवर्ट, जिसे हम अंतर्मुखी कहते हैं। फिर दूसरा जो होता है बहिर्मुखी, जो एक्सट्रोवर्ट होता है, जो बहुत बातचीत करता है, हर बंदे से बातचीत कर लेता है, और से बातचीत जैसे मिलानसार रहता
रहता है, बहुत मिल के रहता है हर बंदों से और बातचीत करने में कुशल रहता है, हर घूमने में ज़्यादा अच्छा रहता है, हर लोगों से बात करता है, वो खुद ही बात करने लग जाता है, कोई बात भी नहीं करेगा तभी उससे बात करता है। वो इतने अपने में एक्सट्रोवर्ट होते हैं। वो सब समूह में काम करना पसंद करता है, ग्रुप में काम पसंद करता है, अकेले रहना नहीं पसंद करता, उसे एक्सट्रोवर्ट करते हैं। जल्दी निर्णय लेता है, टीम वर्क रहता है तो ज़्यादा जल्दी ले लेता है, तो ये एक्सट्रोवर्ट है। तो कौन आप सब में से कौन एक्सट्रोवर्ट है वो भी कमेंट में लिखना। फिर हमारा जो तीसरा आता है, तीसरा इसमें है मिश्र व्यक्तित्व। मतलब मिश्र जो होते हैं, मिश्र इन दोनों के मिलान, जो एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं इंट्रोवर्ट भी होते हैं, दोनों को मिला के एम्बिवर्ट बोलते हैं। जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों का संतुलन होता है, दोनों का मिलान होता है, दोनों मिलके परिस्थिति अनुसार व्यवहार करते हैं। हर परिस्थिति अनुसार जो कोई बोल नहीं रहा तो उससे भी वो इंट्रोवर्ट बन जाएंगे उस टाइम पे, अगर कोई वहाँ पे बोल रहा है तो वो एक्सट्रोवर्ट बन जाएंगे। तो टीम वर्क भी रहती है उनके अंदर और अकेले भी रह सकते हैं। वो एम्बिवर्ट जो दोनों होते हैं, दोनों चीज़ होती है। एम्बिवर्ट में दोनों चीज़ होती है, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, जो बोलते भी हैं ज़्यादा और नहीं भी बोलते हैं, कभी बोलते कभी कम बोलते, तो ऐसे भी होता है। तो इनमें से आप कौन कौन से पर्सनैलिटी में प्रकार में हो ये बताइए। एम्बिवर्ट हो आप या एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट, कमेंट में लिख के जाना कौन से आप प्रकार हो व्यक्तित्व के, पर्सनैलिटी के। तो इसके बाद जो हमें टॉपिक कवर करना है, व्यक्तित्व के घटक। व्यक्तित्व के घटक मतलब पर्सनैलिटी के घटक, जैसे कि शारीरिक फिजिकल कहते हैं, मानसिक मेंटल कहते हैं, सामाजिक सोशल कहते हैं, भावनात्मक इमोशनल कहते हैं। तो आप आराम से समझते हैं हम क्या होता है शारीरिक। शारीरिक क्या होता है? शरीर का बनावट, हाव भाव, वेशभूषा। शरीर की बनावट जो होती है और हाव भाव जो होते हैं उनके वेशभूषा, वो हमारे फिजिकल में आ जाते हैं, जैसे शारीरिक में आ जाते हैं। मानसिक में क्या होता है? सोचने की क्षमता होती है, निर्णय शक्ति होती है। मानसिक में क्या होती है? मेंटल में क्या होती है? सोचने की क्षमता होती है, निर्णय शक्ति होती है। फिर सामाजिक में कहा गया है, सोशल में कहा गया समाज में व्यवहार और अन्य से संबंध अलग जो आपके व्यक्ति होते हैं उनसे संबंध। भावनात्मक मतलब इमोशनल में क्या होता है? भावना को समझना और नियंत्रित करना। तो इन सब में व्यक्तित्व के घटक बस इतना ही है, जो हमारे फिजिकल है, मेंटल है, सोशल है, इमोशनल है। तो यही हमारे चार व्यक्तित्व के घटक होते हैं। तो हमने ये भी समझ लिया व्यक्तित्व के घटक। इसके बाद हमें समझना है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, जो पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से कारक होते हैं। देखो कारक यहाँ लिख रखे, विवरण भी लिख रखे उसके साथ। कारण जो है जेनेटिक्स जो होते हैं, हमारे जन्म से प्राप्त गुण और विशेषता, जन्म से ही हमारे प्राप्त होते हैं वो गुण। जो हमारे पापा के होते हैं वही जेनेटिक्स हमारे में भी आते, तो उन्हीं में से हमें जन्म से ही वो चीज़ अच्छी रहती है। हम अगर आपके पापा अच्छे हैं तो आपके अंदर भी अच्छे गुण आएंगे, अगर गंदे हैं तो गंदे आएंगे। मतलब जेनेटिक्स जो आते हैं, ये ज़रूरी नहीं आते ही हैं गंदे ही आएंगे, पर किसी के हो जाते जेनेटिक्स। परिवार को क्या है? परिवार से ही कह रहा है पालन पोषण, पारिवारिक संस्कार, मतलब आपको पालन पोषण कैसे किया गया और कैसे कैसे संस्कार दिए गए हैं, परिवार से भी पर्सनैलिटी आती है। शिक्षा में व्यवहार, ज्ञान और सोचने को आकार देना। किसी का परिवार इतना अच्छा होता है, ब्रिलियंट आंसर देते हैं, और किसी का परिवार होता है जो ज़्यादा सोचने लग जाता है, तो उसी में बच्चे को में भी वही चीज़ आ जाती है, तो वो भी आपसे शिक्षा में ही आ जाएगी, ये चीज़ भी हो जाती है। समाज और संस्कृति, सामाजिक वातावरण और परंपराएं क्या क्या सिखा रखी है आपके जेनेटिक्स में, फैमिली में। कारक जो है हमारे, मीडिया क्या है? मीडिया हमारे संचार माध्यमों से पड़ने वाला प्रभाव, जो हमारे संचार है उनके माध्यम से आप पे क्या क्या पड़ता है प्रभाव, तो वो चीज़ आपकी व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। ये सब कौन कौन से? जेनेटिक्स है, परिवार है, शिक्षा है, समाज और संस्कृति है, मीडिया भी है। निष्कर्ष क्या निकलता है इस यूनिट का निष्कर्ष ये निकलता है, व्यक्तित्व का विकास एक सतत प्रक्रिया है। मतलब सतत प्रक्रिया मतलब प्रोसेस है, जो जन्म से शुरू होकर पूरे जीवन चलती रहती है। व्यक्ति को सोचने, बोलने और कार्य करने की तरीका इसी उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है। ठीक है, आपने समझ लिया है क्या कहना चाह रहे हैं। निष्कर्ष मतलब पूरा यूनिट का हमने जो पढ़ा है उसका निष्कर्ष निकला है इसमें। तो आपको अच्छी लग रही हो वीडियो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, और भी वीडियो आपसे रिलेटेड आएंगे। और अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखना, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को जितना भी शेयर कर सके कर देना, और सब्सक्राइब कर देना। नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है आप सभी के लिए, तो आप प्लीज़ सपोर्ट दिखाना थोड़ा सा। फिर जो
हमारा यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड में क्या पढ़ना है हमें? यूनिट सेकंड जो है आत्म विकास और आत्म मूल्यांकन, ठीक है, जिसमें हमें टॉपिक कवर करने हैं आत्म प्रेरणा मतलब सेल्फ मोटिवेशन जो होती है हमारी, आत्म संयम और आत्म नियंत्रण और आत्मविश्वास और उसका निवारण, और SWOT विश्लेषण जिसमें स्ट्रेंथ S से होता है, वीकनेस W से होता है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट होता है, ठीक है। इसमें हमें सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ना है आत्म विकास जो सेल्फ डेवलपमेंट। आत्म विकास का अर्थ है स्वयं को मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और व्यावसायिक रूप से बेहतर बनाना। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। प्रक्रिया का मतलब प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचानना और सुधारता है। उदाहरण भी दिया गया है, पहले हम इसको डेफिनेशन को समझते हैं। आत्म विकास मतलब जो खुद का विकास करता है, उसका अर्थ ये रहता है जो स्वयं को मानसिक से, मेंटली से, फिजिकली से, सामाजिक सोशल से, व्यावसायिक रूप से बेहतर बनाता है, वो सेल्फ डेवलपमेंट करता है अपना। यह एक नियंत्रण प्रक्रिया है, ये एनी टाइम चलती रहती है। प्रोसेस प्रक्रिया एनी टाइम चलती रहती है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं को, अपनी क्षमता जो होती है उनको पहचानता है, अपनी क्षमताओं को पहचानता है और फिर उसको सुधारता है। तो यही होती है सेल्फ डेवलपमेंट। नई उदाहरण भी दे रखा है, नई भाषा सीखना, नेतृत्व कौशल विकसित करना और आत्मविश्वास बढ़ाना आदि। तो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा आत्म मूल्यांकन है। आत्म मूल्यांकन मतलब सेल्फ असेसमेंट है। यह अपनी क्षमताओं, कमजोरियों, रुचियों और व्यक्तित्व का विश्लेषण करने की प्रक्रिया होती है। आत्म मूल्यांकन से हम जान पाते हैं कि हमें किन क्षेत्रों में सुधार की ज़रूरत है। तो ये कहना चाहता है, मुख्य उद्देश्य भी बता रखे, पर ये कहना चाहता है जो अपनी क्षमताओं होती है, कमजोरियां होती है, रुचि होती है, जिसमें इंटरेस्ट होता है व्यक्तित्व का, उसका विश्लेषण करता है, उसका एनालाइज करता है। जो उस प्रोसेस, ये वही प्रोसेस है जिसमें एनालाइज किया जाता है किन किन चीज़ों को, क्षमताओं को, अपनी कमजोरियों को, रुचि को, जिससे वो क्या कर सकता है, आत्म मूल्यांकन कर सकता है। हम जान पाते हैं कि हम कितने क्षेत्रों में सुधार है, मतलब कितनी चीज़ों में हम सही हैं। जैसे अगर आप में ही कुछ कमी होगी तो आप उस चीज़ को पहले पता करोगे, फिर उसके बाद उसको सुधार करने की कोशिश करोगे, तो उसे ही सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। मुख्य उद्देश्य भी बता रखे जिसमें स्वयं को बेहतर तरीके से जानना। आप अपने तरीके से अपने को ज़्यादा जानते होगे तो अपने स्वयं को बेहतर तरीके से जानना, लक्ष्य निर्धारित करना, अपना गोल ओरिएंटेड करना, फिर आत्मविश्वास की भी रखना, आत्मविश्वास विकास करना, विकास है यहाँ पे विकास, और कशित करना, ठीक है। तो हमने दूसरा आत्म मूल्यांकन को भी एकदम डिटेल समझ लिया है। तो इसी के साथ अब तीसरा जो है हमारा, तीसरा आत्म प्रेरणा मतलब सेल्फ मोटिवेशन। जो हमारा सेल्फ मोटिवेशन है वो यह वह आंतरिक शक्ति है जो हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। क्या है ये? आंतरिक शक्ति है, अपने अंदर की शक्ति है, अपनी अंदर की सेल्फ मोटिवेशन होती है जो ये अपने लक्ष्य को, हमें लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए बहुत प्रेरित करती है। ये मोटिवेशन जो होता है, आपका जो मोटिवेशन होता है, अगर आपका मोटिवेशन हुआ तो आपको वो अंदर से प्रेरित करेगा, प्राप्ति करेगा, जो लक्ष्य प्राप्त करो आप, तो वो मोटिवेशन होती है सेल्फ मोटिवेशन। आत्म प्रेरणा के बिना किसी भी कार्य में नियंत्रण बनाए रखना कठिन होता है। अगर आपके सेल्फ मोटिवेशन नहीं रहा पढ़ने का, अगर आपको पेपर में अच्छे नंबर नहीं लाने तो आप ये पढ़ क्यों रहे हो? आपको पेपर में अच्छे नंबर लाने होंगे तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो वो आपकी सेल्फ मोटिवेशन, अगर वो नहीं हुई तो आप बहुत कठिनाइयाँ आएगी आपको, जल्दी आप निरंतर नहीं रह सकते, मतलब रेगुलर नहीं रह सकते, कंटिन्यू नहीं पढ़ सकते। अगर आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन है तो कंटिन्यू आप बने रह सकते हो इस वीडियो पे। वैसे तो ये वीडियो अच्छी है और आपको बने ही रहना चाहिए। और ये जो मैं नोट्स दे रहा हूँ ना, आप उसी को लिख के आना पेपर में, आपके पेपर में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। फिर हमारे आत्म प्रेरणा के स्रोत भी बता रखे, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना, जो हमारा गोल है उसको स्पष्ट करना, क्लियर करना, और सकारात्मक सोच रखना, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग रखना, थॉट रखना, और प्रेरणादायक किताबें और उदाहरण और लोग। तो ये सब चीज़ें आपको रखनी है, आत्म प्रेरणा के स्रोत हैं ये। तो हमने आत्म प्रेरणा भी पढ़ ली है। तो सेल्फ मोटिवेशन वहाँ टॉपिक में ठीक था और सेल्फ डेवलपमेंट नहीं दे रखा था, ठीक है। फिर उसके बाद जो चौथा है हमारा
सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल, जिसमें आत्म संयम और आत्म नियंत्रण, अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार पर नियंत्रण रखना आत्म संयम कहलाता है। जब अपने विचारों और भावनाओं, व्यवहार और पे नियंत्रण रखते हैं, मतलब काबू रखते हैं जब अपने विचारों पे, भावनाओं पे, व्यवहार पे, तो उसे ही आत्म संयम कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन कहा जाता है। ये सफल जीवन के लिए अनिवार्य है। अपने जो ये सक्सेस जो लाइफ होती है जिनकी, उनके लिए ये बहुत अनिवार्य, जो अपने विचारों को, भावनाओं को, व्यवहार को संयम रखते हैं, मतलब नियंत्रण रखते हैं, शांत रखते हैं, काबू में रखते हैं अपने पास, तो वही सफल इंसान बनता है। वो सफल जीवन के लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है ये चीज़। तो यही बता रखा है। फिर उदाहरण बता रखा है, गुस्से को नियंत्रण करना, जो गुस्सा नहीं करता वही सफल होते हैं लाइफ में, ये रियलिटी है। समय पर कार्य करना, समय पर जो काम कर लेता है टाइम पर, और अनुशासित दिनचर्या अपनाना, मतलब डिसिप्लिन दिनचर्या अपनाना है, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ लिया, सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल। फिर आत्मविश्वास पढ़ना है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो इसे हम आत्मविश्वास कहते हैं हिंदी में, अपने ऊपर विश्वास रखना कि आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। देखो, आप जो अभी पढ़ रहे हो इस वीडियो को, तो आपने भी सेल्फ कॉन्फिडेंस रखा होगा, जो मैं ये वीडियो देख सकता हूँ, तो उस चीज़ को ही सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। यह व्यक्तित्व का मूल आधार होता है, ये मूल आधार होता है, यही सबसे मेन आधार होता है किसका, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी का, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना अपने अंदर। और सेल्फ जो मैंने आपको पढ़ाया वो कमेंट में लिखना, टॉपिक के नाम ही लिख देना, आपको याद रहेंगे। तो आत्मविश्वास बढ़ाने के उपाय भी बता रखे हैं। सकारात्मक सोच रखना, मतलब पॉजिटिव थॉट रखना, तैयारी और अभ्यास करना, एनी टाइम प्रैक्टिस और रेगुलर बेसिस पे काम करते रहना, सफल लोगों से प्रेरणा लेना, जो भी आपके सफल लोग हैं उन सब से प्रेरणा लेना, जो आज इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सफल, उनसे प्रेरणा लेना। फिर अतीत की उपलब्धि को याद रखना, अतीत की उपलब्धि जो आपने अपने पास्ट में जो अच्छाई अचीवमेंट करे हैं उस चीज़ को याद रखना, रिमेंबर रख के सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने बढ़ाते रहना। तो हमने अब सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बहुत अच्छे से समझ लिया। फिर उसके बाद है SWOT विश्लेषण के बारे में समझना। SWOT की फुल फॉर्म आपको कमेंट में लिखनी है। S से स्ट्रेंथ होती है जिसे ताकत कहते हैं, वीकनेस W से होती है जिसे कमजोरी कहा जाता है, और O से अपॉर्चुनिटी होती है, अवसर कहा जाता है, थ्रेट्स मतलब खतरे। तो हमें SWOT को कमेंट में लिखना है, उसकी फुल फॉर्म। तो हमें इसके अब समझना है कि करके जो क्या होता है ये। तो इसमें भी ये एक तकनीक है जो आत्ममूल्यांकन के लिए प्रयोग करती है। आत्ममूल्यांकन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सेल्फ असेसमेंट के लिए प्रयोगिक होती है। जैसे घटक भी दे रखे, विवरण भी दे रखे। घटक हमारे स्ट्रेंथ, ताकत, जिसे अपनी अच्छी योग्यता या क्षमताओं को पहचानना, अपनी अच्छी योग्यता और क्षमताओं को पहचानना। वीकनेस, वह बातें जिन्हें सुधारने की ज़रूरत है, जो आपने वीक होगा, जो आपका अगर सब्जेक्ट आप पढ़ते होगे 10th या 9th में, तो आपकी मैथ साइंस से मैथ ले रखी होगी तो मैथ कमज़ोर होगी, या कुछ भी कमज़ोर हुआ, आपके SST कमजोरी, तो वही वीकनेस थी आपकी, तो उस बातों को सुधारना। अपॉर्चुनिटी भी बहुत होती है आपके लिए उपलब्ध सकारात्मक अवसर, जो सकारात्मक जो है हमारे पॉजिटिव अवसर होते हैं, उस चीज़ को अपॉर्चुनिटी कहते हैं। थ्रेट्स जो होते हैं, खतरे जो होते हैं हमारे पास, वह बाधाएं जो आपकी प्रगति में रुकावटें बना सकती है, वो बाधाएं होती हैं जो आपके जो प्रगति होती है उस चीज़ में रुकावट बना सकती है। तो वो निष्कर्ष इस यूनिट का जो निकलता, आत्मविकास और आत्ममूल्यांकन एक व्यक्ति के संपूर्ण विकास की नींव है। ये जीवन में सफलता, संतुलन और आत्मस्मृति की मार्गदर्शन करता है। तो इसी के साथ हमने यूनिट 2 को भी कवर कर लिया इस वीडियो में। तो आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, बिल्कुल भी कुछ भी मिस नहीं कर रहा हूँ। आपके पेपर में इधर ही से आएगा, जो भी आएगा पेपर। तो इस चैनल को तो पहले सब्सक्राइब करके रख लो, जो और वीडियो भी आप देख सकें, और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों से, जो उनकी भी हेल्प हो जाए। तो इसी के साथ अब तीसरा यूनिट हम चालू करते हैं। तीसरा यूनिट का नाम क्या है हमारा, यूनिट 3, जीवन
कौशल, जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स, जिसमें हमें पढ़ना है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, लक्ष्य निर्धारित, गोल सेटिंग पढ़नी है, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट और नेतृत्व कौशल मतलब लीडरशिप स्किल भी हमें पढ़नी है। तो इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने लाइफ में जो हो रहा है। ये चैप्टर ही ऐसा है जो आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें आपको सीखनी है वो इस चैप्टर ने आपको सब कुछ बताना है। थ्योरी बेस भी है पर आपको सब कुछ आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आप कर सकते हैं, ये सब चैप्टर में बता रखा है। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक करेंगे, सबसे पहले जीवन कौशल का परिचय, हम जीवन कौशल का परिचय पहले करेंगे, फिर उसके बाद जो हमारे टॉपिक है उसे क्लियर करेंगे। जीवन कौशल क्या होता है, लाइफ स्किल्स क्या होती है, वह आवश्यक होता है क्षमताएं हैं जो व्यक्ति को जीवन की चुनौतियों, समस्याओं और अवसरों से प्रभावी ढंग से निपटाने में मदद करते हैं। ये व्यक्तित्व विकास का मूल्य भाग है। जो ये लाइफ स्किल्स हैं वो बहुत आवश्यक होती है क्षमताओं के लिए, क्योंकि उस व्यक्ति के जीवन में जितनी भी चुनौतियां आ रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं, समस्या मतलब प्रॉब्लम आ रही है और अवसरों के से प्रभावी ढंग से निपटना, जो आपके अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं उस चीज़ को अच्छे से ढंग से निपटना में मदद करती है। ये कौन करती है मदद? लाइफ स्किल, जिसे जीवन कौशल कहते हैं। तो इसके बाद ही हमें पहले टॉपिक जो है हमारा समय प्रबंधन जो दूसरा टॉपिक था हमारा, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट इसे इंग्लिश में कहा जाता है। परिभाषा भी दे रखी है इसमें, समय को योजनाबद्ध ढंग से उपयोग करना ताकि कार्य समय पर और प्रभावी रूप से पूर्ण हो सके। ये क्या कहता है समय प्रबंधन? मतलब आप टाइम पे काम करेंगे, अगर समय पे काम करेंगे तो उस काम में अच्छी तरीके से काम होगा और ऊपर से प्रभावी रूप से पूर्ण हो सकेगा। तो इसमें बस इतना ही बताया टाइम मैनेजमेंट में। फिर मुख्य तत्व बता रखे हैं, प्राथमिक तय करना, कार्य की योजना बनाना, प्लानिंग बनाना और समय का सदुपयोग करना, समय को वेस्ट मत करना और समय बर्बादी से बचना, समय बर्बाद मतलब वेस्ट नहीं करना। लाभ भी बता रखे, तनाव में कमी, तनाव नहीं होगा आपको, उत्पादक में वृद्धि और जीवन में संतुलन, ये सब आपके लाभ हैं इसमें टाइम मैनेजमेंट से करने से। तो अब जो है हमारा इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद है हमारा लक्ष्य निर्धारित मतलब गोल सेटिंग, मतलब लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग जिसे इंग्लिश में कहते हैं। परिभाषा भी दे रखी है इसमें, जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना है यह तय करने, ये आत्मविकास की पहली सीढ़ी होती है। जब भी आप कुछ भी गोल रखते हैं, मतलब दिशा रखते हैं, डायरेक्शन में कहाँ बढ़ना है, मेरे को क्या करना है, आपने सोच रखा होगा आपके आगे में आपको कौन सा कोर्स करना है, क्या करना है आगे जाके, तो वही आपकी जो सबसे पहली तय करने वाली चीज़ होती है, वही आत्मविकास की पहली सीढ़ी होती है। जो अपने सेल्फ डेवलप की पहली जो सीढ़ी होती है वो यही होती है, गोल सेटिंग। तो यही है गोल सेटिंग जिसे कहा जाता है। जब हम पहली डायरेक्शन आगे बढ़ने के लिए तय करते हैं, उसी आत्मविकास की पहली सीढ़ी कहा जाता है, जिसमें हमारा स्मार्ट सिद्धांत आता है। स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है वो आपको कमेंट में लिख के जाना पड़ेगा, जिससे आपको याद रहे स्मार्ट की फुल फॉर्म, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट आ सकता है। ये स्पेसिफिक, एस से होता है विशिष्ट, मेजरेबल मापने योग्य, एम से होता है, ए से अचीवेबल प्राप्त करने योग्य, आर से रिलेवेंट सुसंगत होता है, टी से टाइम बाउंड समय सीमा वाला। तो ये स्मार्ट की आपको कमेंट में लिख के जाना, जिससे आपको याद रहे वो चीज़। फिर उसके बाद हमें निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, परिभाषा बता रखी है, विभिन्न विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प को चुनना। जो मतलब बहुत सारे विकल्प होते हैं, उनमें से कुछ उपयुक्त विकल्प को चुनने को ही डिसीजन मेकिंग कहते हैं। इसमें हमारी प्रक्रिया ये है, समस्या की पहचान करना, विकल्पों को सूचीबद्ध करना और उनके परिणामों का विश्लेषण करना, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना और क्रियाबंधन समझना। ठीक है, कौशल भी बता रखे हैं हमारे, तार्किक सोच, जोखिम समझना और आत्मविश्वास रखना अपने अंदर। तो डिसीजन मेकिंग में भी बहुत डिटेल्ड बताया है, और थोड़ा मोड़ा जो गड़बड़ हो जाता है पढ़ने में वो इस वजह से हो जाता है, लगातार बोलने से कुछ हो जाती है मिस्टेकें। तो अगर आपको दिक्कत हो तो आप खुद भी उस चीज़ को रीड कर सकते हैं। तो फिर पांचवा जो हमारा टॉपिक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है? स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है?
उसमें परिभाषा बता रखी है, जीवन की समस्या और दबावों के प्रति सकारात्मक और प्रभावशाली प्रतिक्रिया देना। जो आपके भी लाइफ में कुछ तनाव हो गई, स्ट्रेस हो गई, मतलब कुछ टेंशन तो होगी, या पढ़ने की होगी या काम करने की होगी या कुछ भी टेंशन होगी आगे क्या करना है कुछ भी, तो उसी समस्याओं को जो हम प्रति सकारात्मक रखते हैं और प्रभावशाली रखते हैं, पॉजिटिविटी में रखते हैं और प्रभावशाली प्रतिक्रिया देना है। हमें उस चीज़ को पॉजिटिविटी में लेना है और प्रभावशाली लेना है, तो उस चीज़ को ही स्ट्रेस मैनेजमेंट, हम जो स्ट्रेस को, अपने तनाव को जो मैनेज करते हैं तो उसे ही स्ट्रेस मैनेजमेंट कहा जाता है। तनाव के कारण क्या क्या होते हैं, पढ़ाई या काम, मैंने आपको बताया अभी, असफलता का डर, जो आप अगर कुछ भी कर रहे हैं तो आपको ये डर रहेगा जो असफल ना हो जाऊं मैं, तो उसी चीज़ को तनाव भी हो जाता है, उसके वजह से तनाव हो जाता है। पारिवारिक और सामाजिक समस्या के वजह से भी होता है, आपके परिवार के और समाज की वजह से भी समस्या में वो आता है, तनाव आता है। तनाव दूर करने के उपाय भी बता रखे हैं, योग करो और ध्यान करो, योग और ध्यान करो, समय पर आराम करो, संगीत सुनना और सकारात्मक सोचना, पॉजिटिविटी में सोचना है, थिंक जो है आपकी पॉजिटिव रखनी है आपको, तो इससे स्ट्रेस मैनेजमेंट आपका कम होता होगा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इसी वजह से करा जाता है। तो इसके बाद जो हमें छठा टॉपिक पढ़ना, नेतृत्व कौशल, लीडरशिप स्किल। जो हम देखो अब लीडरशिप स्किल है, तो आप भी जानते होंगे लीडरशिप क्या होता है, पर भी मैं आपको बताऊंगा, आपको अब ढंग से समझ आएगा, एकदम आप जानते ही हो वैसे तो, पर भी आपको समझ आएगा अच्छे से। परिभाषा बता रखी है इसमें आपको, समूह को प्रेरित करके लक्ष्य की ओर ले जाने की क्षमता। आप में से बहुत लोग खेलते होंगे, चाहे क्रिकेट ही खेला हो या कबड्डी खेला, कुछ भी खेला हो, तो उसमें अगर आप लीडर होता है, लीडरशिप कैसे निभाता है, वो समूह को लेके टीम को एक लक्ष्य की ओर दिखाता है और क्षमता बनाता है वैसी जो लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। हमारे गोल जो है, हमें क्रिकेट में क्या रहता है, हमें अगर टारगेट मिल जाता है 70 रन बनाना है हमें, तो 70 रन उनका टारगेट नहीं रहता, 70 से आगे टारगेट रहता है, तो उनका वो लक्ष्य रहता है। तो लीडरशिप जो होता है, हमारा लीडर जो होता है, वो उस चीज़ को ही हमें लक्ष्य की ओर ले जाने की क्षमता रखता है। तो इसी में हमें अब बता रखा है जो एक अच्छे नेता की विशेषता है, अच्छे नेता की विशेषता ही बता रखी है, मतलब लीडरशिप जो इसके अंदर अच्छी होती है वो चीज़ बता रखी है। प्रेरणादायक व्यक्तित्व रखना चाहिए, उसे निर्णय लेने की क्षमता भी रहनी चाहिए, उसके अंदर टीम को साथ लेकर चलना होता है, संवाद कौशल रखता है, नैतिकता और जिम्मेदारी रखता है। तो ये सब जो है ना आपकी उन व्यक्ति में होती है जो लीडरशिप स्किल रखता है अपने अंदर, उन सब के अंदर ये सब विशेषताएं होती हैं। फिर उसके बाद निष्कर्ष निकलता है इस यूनिट का, कौन सा यूनिट है हमारा वो आपको कमेंट में लिखना है। वैसे तो मैं आपको बताऊंगा कौन सा यूनिट है, ये यूनिट 3 है ये, और आपने अभी तक कमेंट में लिखा है या नहीं लिखा ये बताइए। कमेंट में लिख दिया तो कोई बात नहीं, और लिखिए, भर भर के कमेंट लिखिए जो आपके डाउट्स है। फिर जीवन कौशल हर व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह केवल पेशेवर सफलता ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। तो ये आपका जो निष्कर्ष है इस यूनिट का निकला है, कौन सा यूनिट, यूनिट 3 का निकला है। जीवन कौशल हर व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है किसके, जीवन कौशल, क्योंकि ये केवल पेशेवर सफलता ही नहीं रहती बल्कि व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखती है, हमेशा ही बनाए रखती है। तो यही निष्कर्ष निकलता है। और आपको अच्छी लग रही हो वीडियो तो प्लीज़, तीसरी बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, क्योंकि और वीडियोज़ आएंगी। देखो ये वाली वीडियो ना अभी तक कोई नहीं बना, सबको व्यूज़ की रहती है, मेरे को कोई उसकी नहीं है। मैं आपके लिए वो वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि किसी ने भी ये वाली वीडियो ढंग से बताई नहीं है और बनाई भी नहीं है। मैं तो आपको फुल डिटेल बता रहा हूँ, वो भी एकदम फ्री। PDF आपको चाहिए होगी तो आपको कमेंट में मैं बोल देना, मैं आपको लिंक दे दूँगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी के साथ अब यूनिट 4 समझते हैं। यूनिट 4 कौन सा है हमारा, सर्वेक्षण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल जो होती है हमारी, कम्युनिकेशन स्किल। आपने कम्युनिकेशन सुना तो होगा पर आपको डेफिनेशन नहीं पता होगी, पर कम्युनिकेशन बहुत कुछ सुना होगा आपने, क्या होता नहीं है होता है या आपने को पता नहीं होगा। तो मैं बताता हूँ आपको क्या होता है सर्वेक्षण, जिसे हिंदी में कहा जाता है कम्युनिकेशन स्किल को। ठीक है, सर्वेक्षण का अर्थ और प्रकार पढ़ेंगे हम इस यूनिट में। जो हमारी टॉपिक है सर्वेक्षण का अर्थ और प्रकार, जिसमें प्रकार जो है मौखिक, अमौखिक और लिखित है। ठीक है, इसमें भी प्रभावी और सर्वेक्षण के अवरोध, श्रोता कौशल लिसनिंग स्किल रखनी है, बॉडी लैंग्वेज
बॉडी लैंग्वेज और संवाद के सिद्धांत को हमें इस यूनिट में पढ़ना है। तो ये सब हमारे टॉपिक्स हैं, तो इसे हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक को कवर करेंगे, कौन सा है हमारा टॉपिक, सर्वप्रेक्षणा का अर्थ। सर्वप्रेक्षणा क्या होती है? सर्वप्रेक्षणा कम्युनिकेशन जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, उसका अर्थ क्या होता है? किसी विचार, भावना, जानकारी या आदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया, ये प्रभावी व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम किसी विचार को और भावनाओं को और जानकारी और आदेश को, ऑर्डर को, जब हम किसी एक व्यक्ति से लेकर दूसरे, जैसे ये एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति तक विचार पहुंचा रहा है या भावना पहुंचा रहा है, अपनी जानकारी पहुंचा रहा है या आदेश दे रहा है, तो उसी चीज़ को हम कम्युनिकेशन कहते हैं, सर्वप्रेक्षणा कहते हैं। और ये जो प्रभावी व्यक्तित्व का ना एक महत्वपूर्ण, जो हमारे अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी जो होती है, प्रभावी व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब हमारी कम्युनिकेशन अच्छी रही, हमें समझाना अच्छा आया, तो उस चीज़ से आपको बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बना देगा वो चीज़। तो यही होता है सर्वप्रेक्षणा का अर्थ। तो हमने सर्वप्रेक्षणा का अर्थ भी डिटेल्ड पढ़ लिया, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। फिर सर्वप्रेक्षणा के प्रकार भी पढ़ने वाले, जिसमें हमारे प्रकार हैं और विवरण भी दे रखे हैं उसके साथ। तो मौखिक सर्वप्रेक्षणा को इंग्लिश में वर्बल कहते हैं, जब हम मुंह से बोलते हैं। देखो अब बता रखा है, विवरण भी दे रखा है। बोलकर विचार साझा करने, जैसे वार्तालाप, भाषण, जब हम बोल के बात करते हैं तो उसे मौखिक सर्वप्रेक्षणा कहते हैं, मतलब मौखिक कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर लिखित सर्वप्रेक्षणा, मतलब रिटर्न में जब हम लिख के देते हैं, लिखित माध्यम से विचार व्यक्त करने को, जैसे पत्र, ईमेल पे हम लिख के देते हैं, तो उस चीज़ को ही लिखित सर्वप्रेक्षणा, मतलब लिखित कम्युनिकेशन कहा जाता है। अमौखिक सर्वप्रेक्षणा मतलब नॉन वर्बल, जिसमें शारीरिक संकेतों, हाव भाव, चेहरे के भाव से और अपने उससे करते हैं, तो बॉडी लैंग्वेज से या आँखों से आप जब बताते हैं, तो उस चीज़ को ही अमौखिक सर्वप्रेक्षणा मतलब अमौखिक कम्युनिकेशन कहा जाता है। दृश्य सर्वप्रेक्षणा विजुअल, चित्र, चार्ट या स्टाइल आदि द्वारा विचारों को प्रस्तुत करते हैं। जब हम चित्र और चार्ट, ग्राफ सब के द्वारा हम जब प्रस्तुत करते हैं अपने विचारों को, तो उसे ही दृश्य सर्वप्रेक्षणा कहते हैं। विजुअल मतलब कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो आपने पूरा डिटेल पढ़ लिया सर्वप्रेक्षणा के प्रकार, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपके एग्ज़ाम में पक्का आ सकता है। ये बहुत 99% है इसकी आने की चांसेस। इसके साथ अब हम है तीसरा जो टॉपिक है हमारा, प्रभावी सर्वप्रेक्षणा के तत्व। जब हम प्रभावी मतलब अट्रैक्टिव कम्युनिकेशन के तत्व क्या क्या चीज़ होती है, जब हम अपनी बातों को स्पष्ट मतलब क्लैरिटी रखते हैं, संक्षिप्तता मतलब कंसिस्टेंस रखते हैं, और श्रोता की समझ के अनुसार बोलते हैं, मतलब जो आगे बोलने वाला है उसके हिसाब से हम बोलते हैं, या सही समय पर सही बात कहना, मतलब जो जिस टाइम पे उन्हें बोलना चाहिए वो बात वो उस टाइम पे बोलते हैं, तो सही समय पर सही बात करना, और सक्रिय श्रवण मतलब एक्टिव लिसनिंग कहते हैं उसे। तो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें व्यक्तित्व के कम्युनिकेशन को बहुत अट्रैक्टिव बनाती है। तो ये कमेंट में लिख के जाना, ठीक है। जो अगर जिस व्यक्ति के अंदर ये चीज़ें हुई, ये चीज़ें क्लैरिटी, कंसिस्टेंस और श्रोता की समझ के अनुसार बोलना, सही समय पर सही बात कहने, और जैसे कोई गुस्सा है तो उस टाइम पे तुम गुस्से वाली बात करते हो तो और गुस्सा चढ़ते, तो वो चीज़ नहीं बोलता है वो इंसान, उसे हंसाने की कोशिश करता है। उस चीज़ को सही समय पर सही बात करना। देखो मैं पूरा डिटेल्ड बता रहा हूँ आपको, फुल डिटेल। तो इसी के साथ हम चौथा तो हमारा तीसरा तो ख़त्म हो गया। चौथा जो है हमारा सर्वप्रेक्षणा में आने वाली बाधाएं, मतलब बैरियर टू कम्युनिकेशन। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उस टाइम पे जो जो बाधाएं आती है वो बता रखी है। भाषागत बाधा मतलब भाषा की समझ में अंतर जो होती है, तब वो हमारी बैरियर बन जाती है, बाधाएं बन जाती है। भावनात्मक बाधा, जब गुस्सा, घबराहट और पूर्वग्रह जब हो जाता है तब भावनात्मक बाधा आ जाती है। ध्वनि प्रदूषण या शोर के वजह से भी आपके बाधा आती है कम्युनिकेशन, जैसे संदेश के स्पष्ट ना होने का कारण। सांस्कृतिक अंतर भी होने से आपके मान्यताओं और मूल्य को भिन्न होना, अधूरी जानकारी जैसे अधूरी बात या भ्रम, इन सारे चीज़ों के वजह से आपकी कम्युनिकेशन में बाधाएं आ सकती हैं। तो ये चीज़ ही बता रखी है, इसमें बाधाएं बता रखी कैसे कैसे आपके बाधाएं आती है जब हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये चौथा भी हमने ख़त्म कर लिया। अब चौथे के बाद हमारा जो पांचवा है, सुनने की कला बोल दिया।
कला, सुनने की कला जो होती है हमारी, अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ उस चीज़ को आप जो ध्यान से सुन रहे हैं, एक्टिव होके सुन रहे हैं, उसके ही अच्छे मार्क्स आने वाले, क्योंकि सुनने की कला जो होती है ना, उससे ही आपकी गेनिंग पावर जो होती है अच्छी हो जाती है। जो एक्टिव लिसनिंग रखता है, अपनी बातों को सुनता है, किसी की बातों को, तो वही आगे बढ़ता है। देखो बता भी रख रहा है, सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग एक महत्वपूर्ण संप्रेषणा है, कम्युनिकेशन का जो महत्वपूर्ण संप्रेषणा है, कौशल है, जिसमें व्यक्ति पूरी रुचि, ध्यान और समझ के साथ सामने वाले की बात सुन रहा है। जो मेरी भी वीडियो आप सब, मेरे को पूरा भरोसा है, जो आप सब में सभी पूरी रुचि के साथ और ध्यान और समझ के साथ सामने वाले की बात सुन रहे हो, मतलब सामने वाला कौन, मैं, तो सामने वाले की बात सुन रहे होंगे, तो ये रुचि ध्यान से आप समझ रहे होंगे मेरी वीडियो को, पक्का है, मेरे को पता है आपको। तो वही होती है लिसनिंग स्किल, जो एक्टिव लिसनिंग होती है, वही चीज़ होती है। सुनने की तकनीक क्या होती है ये बता रखे, आँखों से संपर्क बनाए रखना, बीच में ना टोकना, जैसे कोई कुछ बोल रहा है फिर टोक दो तो वो गलत बात होती है। बात को दोहराकर पृष्ठ करना, जैसे मैं आपको दो बार वो चीज़ें, एक बार पहले डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, फिर उस चीज़ को समझा रहा हूँ, वो भी 2-3 बार समझा रहा हूँ, जिससे आपको क्लैरिटी अच्छी से आए। बात को दोहराकर पृष्ठ करना, शरीर की सकारात्मक भाषा रखना, मतलब जो आपके शरीर में पॉजिटिविटी रखना, पॉजिटिव लैंग्वेज रखना अपने अंदर, तो ये चीज़ बता रखी है लिसनिंग स्किल में। फिर उसके बाद बॉडी लैंग्वेज कैसी रहनी चाहिए आपकी कम्युनिकेशन में बता रखा है। बॉडी लैंग्वेज कैसी, ये है अमौखिक संप्रेषणा का भाग है, जो अमौखिक संप्रेषणा होती है ना, उसका पार्ट है ये। आपके हाव भाव, चेहरे के भाव, बैठने उठने का तरीका आपके संप्रेषणा को प्रभावी बनाता है। तो इसमें भी महत्वपूर्ण संकेत दे रखा है। मुस्कुराना, जैसे सकारात्मक मुस्कुराता है जब, आँखों का संपर्क, आत्मविश्वास रखना और सीधा खड़ा होना, लीडरशिप की भावना होती है वो। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने बॉडी लैंग्वेज तो समझ लिया, संवाद के सिद्धांत, जैसे प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है, जिसमें हमारे ये सब रहेंगे। तो आपको ये कमेंट में प्लीज़ लिखना, ये कमेंट में आपको याद रहेगा। प्रेषक मतलब सेंडर जो होता है, जो संदेश भेजता है, जो मैं अभी सेंडर हूँ, आपको समझ लो सेंडर हूँ, जो मैं आपको बोल रहा हूँ तो मैं भेज रहा हूँ, संदेश कर रहा हूँ, आपकी अपनी बातें भेज रहा हूँ, तो मैं सेंडर हो गया। मैसेज जो आता है आपको, संदेश जो आता है आपके व्हाट्सएप पे भी मैसेज आता है, जो जानकारी साझा की जा रही है। माध्यम क्या होता है, मीडियम क्या होता है, संदेश पहुंचाने का तरीका कैसे होता है, माध्यम कैसे होता है, किसी आप बस से पहुंचा रहे हो या उससे व्हाट्सएप के थ्रू पहुंचा रहे हो, मतलब माध्यम क्या है आपका, व्हाट्सएप है या पोस्टमैन है, या ऐसे भी होते हैं। और प्राप्तकर्ता मतलब रिसीवर, जो मैं आपको सेंडर हूँ मैं तो, और आप रिसीवर हो, जो संदेश को मिलता है, मतलब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ आप वो सुन रहे हो, मतलब मैं तो सुनने की बात कर रहा हूँ। वैसे संदेश एक लिखा, जैसे आपने संदेश कुछ लिख के दिया, मैंने कुछ भेजा आपको और आपने लिया, तो आप रिसीवर हो गए, मैं सेंडर हो गया। तो आपको एकदम ढंग से समझ आ गया सेंडर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है। प्रतिक्रिया मतलब फीडबैक, आप मेरी देखो वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप अच्छा बोलोगे, आप फीडबैक दोगे। अगर आपको कुछ मेरे वीडियो में कुछ मतलब साउंड की प्रॉब्लम या कुछ भी प्रॉब्लम, वैसे साउंड की प्रॉब्लम नहीं, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, साउंड की प्रॉब्लम या कुछ भी दिक्कत हो रही होगी, तो आप वो फीडबैक देना ज़रूर। फीडबैक वही होता है जब हम उत्तर या प्रतिक्रिया देते हैं, अपना मतलब वो रखते हैं, अपनी बातें रखते हैं, कैसा लगा आपको, फीडबैक देते हैं उस चीज़ पे, तो फीडबैक उसे कहा जाता है। और आपको अगर अच्छी वीडियो लग रही होगी तो आप भी फीडबैक देंगे, कहाँ पे देंगे, कमेंट में देंगे। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप वो भी कमेंट में फीडबैक दे सकते हैं। तो ये चीज़ बता रखी है हमारे प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन में। तो निष्कर्ष जो निकलता है, आप तो निष्कर्ष का मतलब समझ गए होंगे, जो पूरे यूनिट का निष्कर्ष होता है, सारे यूनिट का। संप्रेषणा कौशल ना केवल व्यावसायिक जीवन है, बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में भी अत्यंत आवश्यक है। एक अच्छा संप्रेषणा कम्युनिकेशन वो होता है अपने विचारों को प्रभावी ढंग से दूसरों तक पहुंचाकर उन्हें प्रेरित कर सकता है। जैसे अब मैं बात आपको बता रहा हूँ, तो मैं भी आपको कुछ आपको प्रेरित कर ही रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ, बहुत कुछ सिखा रहा हूँ, तो आपको प्रेरित कर, तो वो अच्छा कम्युनिकेशन होगा। मतलब मैं आपको अपने तरीके से समझा रहा हूँ एकदम अच्छे से, तो वही आपका अच्छा कम्युनिकेशन वाला होगा व्यक्ति।
तो वही पर्सनैलिटी कम्युनिकेशन में हमने ये पूरा यूनिट कवर कर लिया। इसी के बाद जो हमें कवर करना है, हमारा जो यूनिट 5 है, जो लास्ट यूनिट है, हमें उसके साथ वो भी करना है। और इसके साथ मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए हैं, वो भी आपको देख के जाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो जो होते हैं जो हमारे पिछले साल जो क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर, इस सब्जेक्ट से हर यूनिट वाइज मैं क्वेश्चन दूंगा आपको। तो बिल्कुल भी दिक्कत मत लेना, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा आपका एग्ज़ाम में। आप एग्ज़ाम दे के जब आएंगे ना तो आप खुद कमेंट में लिखेंगे तो भैया मैं कुछ नहीं जाया इस वीडियो से, इसी वीडियो से सब कुछ आया, तो आप खुद लिख के जाएंगे। तो हमें पर यूनिट 5 के बारे में समझना है, प्रोफेशनल प्रस्तुति और साक्षात्कार कौशल, जिसमें प्रस्तुति कौशल, प्रेजेंटेशन स्किल के बारे में, ग्रुप डिस्कशन के बारे में, बायो डाटा रिज्यूम लिखना, साक्षात्कार की तैयारी और व्यावहारिक संचार और एटिकेट्स बोलते हैं इसे। तो हम इन टॉपिक को कवर करेंगे। तो इन टॉपिक में सबसे पहले टॉपिक्स को हम करेंगे प्रस्तुति कौशल, जिसे प्रेजेंटेशन स्किल कहा जाता है। परिभाषा दे रखी है। प्रस्तुति कौशल का तात्पर्य ये है किसी विषय, विचार या जानकारी को प्रभावशाली, व्यवस्थित और आत्मविश्वास के साथ दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करना। जो मैं अपने विचार को और अपनी जानकारी दे रहा हूँ आपको, प्रभावशाली मतलब बहुत अच्छे से दे रहा हूँ आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा, एकदम डिटेल, व्यवस्थित, आत्मविश्वास रख के, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस रख के साथ आपको दूसरों को, मतलब दूसरे आप हो गए जगह, तो आपको समझा रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ ये वीडियो को, आपके सब कुछ आपको प्रभावशाली समझ आ रहा है, व्यवस्थित होके और आत्मविश्वास रख के अपने, तो आपको सब कुछ समझ आएगा। तो वही प्रेजेंटेशन स्किल कहा जाता है। इसमें अच्छी प्रस्तुति के आवश्यक तत्व भी दे रखे हैं। विषय की गहराई समझना, जैसे मेरे को इस सब्जेक्ट की पूरी गहराई समझ रखा हूँ तभी आपको ढंग से समझा पा रहा हूँ। स्पष्ट और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व रखना, जो मैं क्लैरिटी है मेरे को और आत्मविश्वास भी है, जो मैं इसको अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, मुझे पता है जो मैं एकदम इस चीज़ में बहुत अच्छा हूँ। तो इस वजह से, और बीए ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, इन सब चीज़ों में मेरी थोड़ी अच्छी स्किल है। क्लास 12 के कॉमर्स की और ज़्यादा वो है, तो इन सब चीज़ों में मेरी अच्छी स्पेशलिस्ट है, मतलब मेरे को बहुत अच्छा, तो मेरे को बहुत अच्छा आता है ये सब करना, तभी मेरे को ये अच्छा लगता है। ये चीज़ मेरे अंदर उचित, स्पष्ट और आत्मविश्वास वक्तव्य है। उचित बॉडी लैंग्वेज जिसे कहते हैं, उचित बॉडी लैंग्वेज रहनी चाहिए आपकी, ये प्रेजेंटेशन स्किल में होता है। दृश्य माध्यम, जैसे पावर पॉइंट होता है जिसमें चार्ट ग्राफ का उपयोग करा जाता है। अभी आप यही समझ लीजिए जो मेरा ये है पावर पॉइंट के थ्रू चल रहा है, वैसे तो पावर पॉइंट के थ्रू नहीं चल रहा है, पर भी आप पावर पॉइंट के थ्रू चला सकते हैं, जिसमें चार्ट ग्राफ रख सकते हैं, चार्ट के हिसाब से समझाते हैं। ये जो कम्युनिकेशन स्किल ये बताई जा रही है, जो प्रेजेंटेशन स्किल बताई जा रही है, ये आपकी क्या होती है। जो आप अब कंपनी में जाते तो आप किसी चीज़ को समझाते कैसे आपको समझ, तो वो पावर पॉइंट, चार्ट ग्राफ का उपयोग श्रोता से संबंध बनाए रखने के लिए करते हैं आप। बचने योग्य गलतियाँ जो होती है आपकी, उस चीज़ से बचने के लिए बहुत तेज़ या धीमी आवाज़ में रखना, बहुत तेज़ या धीमी आवाज़ रखना, विषय से भटक जाना, और ये आपकी गलतियां हो सकती है। श्रोता से आंखों का संपर्क ना करना, स्टाइल्ड पढ़कर सुनाना, तो ये सब आपकी गलतियां हो सकती है किस चीज़ में, प्रेजेंटेशन स्किल में। तो आपके प्रेजेंटेशन स्किल भी आपको डिटेल समझ आ गया होगा। इस वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है या अभी तक किसी को सेंड नहीं किया तो आपकी गलतियाँ हैं। बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में या इसके PDF को बनाने में। ये जो PPT है बहुत अच्छी है और इस नोट्स को भी बहुत मेहनत से बनाया गया, आपके ऐसे प्रेजेंटेशन करी गई है। मैंने भी प्रेजेंटेशन ही करी है आपके थ्रू। आपको ऐसा बना के दिया है ना एग्ज़ाम पॉइंट से, जो एग्ज़ाम में यही उठ के आना है, इससे बाहर कुछ नहीं आना। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेना बनता है, सपोर्ट तो चलेगा ना भाई, सपोर्ट कर लेना और अपने दोस्तों से भी सपोर्ट करवाना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना इस वीडियो को, जो उनकी भी हेल्प हो जाए। तो देखो अब इसके बाद जो हमें समझना है ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। ग्रुप डिस्कशन के बारे में अब हमें ढंग से समझना है। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन जिसे GD कहा जाता है, उसकी परिभाषा दे रखी है। जब हम एक समूह में किसी विषय पर विचार विमर्श करना, जहां सभी सदस्य अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और उस समूह निर्णय की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे हम ग्रुप डिस्कशन वो होता है जो हम अपने दोस्त, आपके थ्रू समझाता हूँ, आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो और आप प्रोजेक्ट दे रखा है आपके टीचर ने,
तो उस प्रोजेक्ट पे विषय करते हो जो तू क्या बनाएगा भाई, तू क्या बनाएगा, तू क्या बनाएगा, तो वो जो डिस्कशन होती है उसे ही ग्रुप डिस्कशन कहा जाता है। आपको सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया। जैसे जीडी में सफल होने के लिए आवश्यक बातें हैं, आपको ग्रुप डिस्कशन में क्या सफल होने की है जो आवश्यक बातें होती हैं वो सारी बताई गई है। विषय की समझ रहनी चाहिए, आपको उस प्रोजेक्ट की समझ रहनी चाहिए, शांत और स्पष्ट बोलना होता है, ठीक है, दूसरों को बोलने देना होता है। अगर आप भी बोलते जा रहे हो तो आपका दोस्त नहीं बोल पाएगा, दोस्त के आइडियाज़ नहीं समझ पाओगे, तो ये चीज़ ही होती है। आप ही प्रोजेक्ट के बारे में बोलते जा रहे हो तो आपके अंदर जितनी शिक्षा है वो तो है ही, और उसकी अगर आप बोलने दोगे तो उसके अंदर से भी जो आइडियाज़ है वो भी आपको पता चलेगी। तो मैं देखो आपके थ्रू समझा दे रहा हूँ जिससे आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। नेतृत्व गुण दिखाना होता है, ठीक है, विवाद से बचना और सहमति असहमति को विनम्रता से रखना, ठीक है। तो इतना ही है ग्रुप डिस्कशन में, तो ये भी डिटेल आपने समझ लिया। ग्रुप डिस्कशन भी हमारा ख़त्म होता है। इसके बाद जो है ना हमारा ये है, लगा लो भाई, लगा लो स्टार, लगा लो इसमें बहुत तगड़ा स्टार तो दिखे ही ना स्टार, ठीक है। बायोडाटा, बायोडाटा में रिज्यूम लेखन कहते हैं इसे। रिज्यूम जब लिखते हैं, जब हम अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं या किसी भी कुछ इंस्टीट्यूट में जाते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो आपको रिज्यूम ही देना पड़ता है। रिज्यूम क्या होता है, क्या होता है, नहीं होता, क्या क्या चीज़ें दी जाती है, आपको सारा पता चल जाएगा रिज्यूम क्या होता है। रिज्यूम कि क्या है, रिज्यूमे एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसमें किसी व्यक्ति की शिक्षा, अनुभव, कौशल और उपलब्धि का संक्षिप्त विवरण होता है। जब आप रिज्यूमे लेके जाएंगे किसी कंपनी में तो आपको रिज्यूमे में क्या क्या डालना होगा, शिक्षा डालनी होगी, आपने कितनी तक पढ़ाई किया। अगर आप ग्रेजुएट हो जाओगे तो ग्रेजुएट लिखोगे, या पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओगे तो पोस्ट ग्रेजुएट लिखोगे, या अगर आप कुछ और भी कर लेते तो वो लिखोगे शिक्षा में। अगर कोई 10th पास हुआ या 12th पास, वैसे तो आप पढ़ रहे हो तो आप ग्रेजुएट के लिए ही पढ़ रहे हो तो ग्रेजुएट तो पक्का ही होना है, तो ग्रेजुएट लिखोगे आप शिक्षा में। अनुभव क्या क्या चीज़ रही है, एक्सपीरियंस बताओगे आपके, जो आपने क्या क्या करा है, कौशल क्या है आपके अंदर, और उपलब्धियाँ के संक्षिप्त को विवरण करोगे, जो जो आपके अंदर कुछ कुछ स्किल्स हैं, कुछ भी हैं, तो सब चीज़ों को आपको बताना पड़ेगा। रिज्यूमे के मुख्य भाग जो होते हैं उसमें व्यक्तित्व का विवरण किया जाता है, जिसमें नाम और संपर्क के लिए नंबर देना पड़ता है, अपना नाम लिखना पड़ता है, करियर उद्देश्य देना पड़ता है, आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, और शैक्षणिक योग्यता देनी पड़ती है, कार्य अनुभव देना पड़ता है, आपने कितने साल कहाँ काम किया है, या कुछ काम भी किया या फ्रेशर हो, मतलब कुछ किया नहीं, कौशल देना पड़ता है, स्किल देने, भाषा और रुचियाँ देना पड़ते हैं, आप कौन सी भाषा बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, या आपकी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, तो संदर्भ देना पड़ता है, रेफरेंसेस जो आप किसके थ्रू आए हो, मतलब कौन कौन किस किस व्यक्ति को आप जानते हो, रेफरेंसेस होते हैं, वो रेफरेंस के थ्रू आए हो, भाई मैं अपने चाचा के थ्रू आया हूँ या पापा के थ्रू आया हूँ, तो ऐसे संदर्भ दिया जाता है, रिज्यूमे दिया जाता है। सुझाव ये रहते हैं इन सब चीज़ों में, एक पृष्ठ में संक्षिप्त हो, व्याकरण और भाषा शुद्ध हो, और झूठी जानकारी से बचना होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों से सुझाव है, आपको ये सुझाव दिया गया जब आप रिज्यूमे बनाएं तो एक पृष्ठ संक्षिप्त हो और व्याकरण और भाषा शुद्ध हो और झूठी जानकारी मत देना, तो ये सब आपको सुझाव दिया गया। तो इसी के साथ साक्षात्कार की तैयारी, इंटरव्यू जब हम देते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। साक्षात्कार से पहले, जब हम इंटरव्यू से पहले कंपनी और पद की जानकारी ले लेते हैं, फिर रिज्यूमे अच्छे से समझें और फिर अभ्यास करें, मॉक इंटरव्यू लेते हैं, मॉक लगाते हैं, अभ्यास करने के लिए मॉक लगाया जाता है, उपयुक्त पोशाक पहनते हैं, ठीक है। फिर जब हम उस इंटरव्यू के दौरान जो होता है ना, तो हम क्या क्या करते हैं, समय पर पहुंचना होता है, आत्मविश्वास के साथ अभिवादन करते हैं। आत्मविश्वास मैंने आपको फुल डिटेल बताया तो आपको पता ही होगा, और प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट और सचेत रूप से देना होता है। बॉडी लैंग्वेज जो होती है, अब देखो हमने बॉडी लैंग्वेज भी पढ़ी है, उस पर ध्यान देना होता है, और फिर धन्यवाद बोलना होता है। फिर आम जो क्वेश्चन होते हैं उन सब के, अपने बारे में बताइए, आपकी ताकत और कमजोरी क्या है, इस पद पे क्यों रुचि है आपकी, भविष्य में क्या लक्ष्य हैं आपके, तो ये सब पूछा जाता है। आम क्वेश्चन होते हैं ये सब, मतलब ऐसी नॉर्मल क्वेश्चन सब होते हैं, ये पूछे ही जाते हैं। व्यवहारिक संचार और एक्टिक्स को हम पढ़ने वाले हैं। व्यवहारिक
संचार और एक्टिक्स को, जिसे प्रोफेशनल एक्टिक्स कहते हैं। मुख्य बातें इसमें ये है, विनम्र भाषा का प्रयोग करा जाता है, मतलब सिंपल नॉर्मल प्यार से भाषा को प्रयोग किया जाता है। ड्रेस कोड का पालन किया जाता है, जो ड्रेस कोड है वहाँ का उसको पालन किया जाता है। दूसरों की बात सुनने और सम्मान देना, जैसे मेरी बात को आप सुन रहे हो तो उस चीज़ को सम्मान भी दे रहे हो, जो मैं कितनी अच्छी चीज़ें बातें बता रहा हूँ आप उस चीज़ को सम्मान दे रहे हो, तो आपको प्रोफेशनल एथिक्स कहा जाता है। ऑफिस में सही समय पर पहुँचना, अगर आप ऑफिस में सही टाइम पे पहुँचते तो आप प्रोफेशनल एथिक्स में आते हो। ईमेल और कॉल का सही उपयोग करना, जो आप ईमेल और कॉल का उपयोग करते हैं उसका सही से उपयोग करने को ही प्रोफेशनल एथिक्स कहा जाता है। जो प्रोफेशनली लाइफ होती है उसमें एथिक्स जो होते हैं वो ये सब की वजह से होते हैं, ये फॉलो जो करता है उसके ही प्रोफेशनल एथिक्स कहा जाता है। निष्कर्ष जो निकलता है इस यूनिट का, कौन सा यूनिट, पांचवा जो हमारा लास्ट यूनिट है, पांचवा यूनिट, वो भी हमने अब कंप्लीट कर दिया। उसका पहले निष्कर्ष समझते फिर कुछ बातें करेंगे। प्रोफेशनल दुनिया में सफल होने के लिए प्रस्तुति, साक्षात्कार और व्यवहारिक संचार जैसे कौशल बहुत महत्वपूर्ण है। ये न केवल नौकरी पाने में मदद करते हैं बल्कि करियर को आगे बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। तो आपने इस यूनिट का भी कंप्लीट कर लिया। तो रुको अभी रुक जाओ, अभी PYQ भी करने हैं भाई। PYQ बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, आराम से कर लो, एक वीडियो से ही आपका होना है, और वीडियो देखनी नहीं है आपको, इसी वीडियो से आना है पेपर में, तो आराम से। तो ये देखो भाई, आपका 5 यूनिट कवर हो गया। सब्सक्राइब कर दिया होगा आपने चैनल को, और लाइक भी कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा अपने दोस्तों से, कमेंट भी कर दिया होगा भैया कौन सी वीडियो मेरे को अगले बार चाहिए। अगली वीडियो आप ये वाली बना दो भैया, ये वाली बना दो, वो वाली बना दो, जो सी आपको चाहिए, चाहे BCom के लिए चाहिए या डिटेल बताता हूँ आपको किस किस चीज़ों के लिए चाहिए। BCom चाहिए या BCom ऑनर्स और प्रोग्राम दोनों के लिए, BA के लिए भी ऑनर्स और प्रोग्राम, जोन सी आपको इनमें से चाहिए वीडियो, आप इन सब के बच्चे हो तो आराम से आप BCom ऑनर्स और BCom प्रोग्राम में पढ़ाता हूँ, BA ऑनर्स और BA प्रोग्राम भी हाँ मैं पढ़ाता हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए। फिर हम अब PYQ करेंगे, जो हमारा यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसे हम PYQ कहते हैं, जो हमारे पिछले साल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन में से क्वेश्चन आए थे, पिछले से भी पिछले साल, लास्ट 5 ईयर्स में जो हमारे इम्पोर्टेंट जो थे, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, मतलब हर बार वो क्वेश्चन आए हैं, तो उन चीज़ को हमें कवर करना है भाई। तो देख लो, कोई नहीं देगा ऐसे आपको, पहले तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, उसके साथ साथ क्वेश्चन भी समझाऊंगा जो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सब्सक्राइब तो बनता है और सपोर्ट भी बनता है। तो सबसे पहले यूनिट वाइज करेंगे, तो यूनिट फर्स्ट को करेंगे हम। यूनिट फर्स्ट में क्या है, यूनिट फर्स्ट का नाम है व्यक्तित्व का परिचय। आप वैसे व्यक्तित्व विकास का परिचय, आपने वैसे यूनिट का नाम समझ लिया, मैं अब यूनिट का नाम नहीं बताऊंगा आपको। तो पहले क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं, हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को समझना है हमें। तो ध्यान से देखो, पहले तो ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है हमारा। प्रश्न 1, व्यक्तित्व विकास क्या है, जो पर्सनैलिटी विकास क्या है, इसके प्रमुख घटकों को समझाएं। देखो मैंने आपको ये बताया था पर भी बताऊंगा। व्यक्तित्व विकास वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति अपने व्यवहार, सोच, दृष्टिकोण, संवाद कौशल को बेहतर बनाता है, और यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास का संयोजन है। देखो मैंने जो आपको नोट्स दिए हैं वो पेपर ओरिएंटेड ही दिए हैं। देखो पेपर में भी यही उत्तर लिखना था, ठीक है, बस इसको थोड़ा सा और बढ़ा के लिखना, जिस हिसाब से आपके क्वेश्चन की वेटेज है, मतलब नंबर जितने हिसाब से 10 नंबर का तो 10 नंबर के हिसाब से लिखना है, पर इसी में से लिखना है। सबसे पहले इन्हीं में से आपको समझ के इनको पहले लिखना है, फिर उसके हिसाब से आपको उसी चीज़ को और लेंदी बनाना है। तो वही होता है, बस थोड़ा आपको समझ रहना चाहिए उसके हिसाब से, तो आप इतने समझदार होते हैं जो आपको फुल डिटेल आपको बनाना आता ही है। मतलब इन्हीं में से सब कुछ बनता है ना। आप व्यवहार के बारे में लिखेंगे, फिर सोच के बारे में, दृष्टिकोण, तो इन सब को बार लिखते रहेंगे तो आपके 10 नंबर का तो हो जाएगा, 5 नंबर इतना तो जाएगा नहीं वेटेज 10 नंबर में। तो आपको अप्रोक्स बताया, फिर मुख्य घटक भी बता दिया, आत्मविश्वास, संप्रेक्षण, कौशल, सकारात्मक
सकारात्मक सोच, भावनात्मक बुद्धि। तो मैंने देखो आपको क्वेश्चन कैसे करना है, उत्तर कैसे करना है, तो वो चीज़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें करनी है फॉलो, तभी आपके पेपर में पूरे में से पूरे आ सकेंगे। तो अब दूसरा क्वेश्चन हम समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, व्यक्तित्व विकास और शिक्षा के बीच क्या संबंध है। देखो क्वेश्चन जो है ना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको स्किप मत करना। इन सब चीज़ों को पहले हम कॉन्सेप्ट, आप मेरी पूरी वीडियो को दोबारा अगर देखना चाहते हो, अगर कुछ नहीं समझ आया तो दोबारा आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद इन क्वेश्चन को अपने आप करने की कोशिश करना, खुद आपको पता रहेगा आपको आता है या नहीं आता। शिक्षा केवल अगर आपको आता होगा तो आप फिर आपको दोबारा देखने की वीडियो ज़रूरत नहीं है, और नहीं आया तो दोबारा से रिपीट करके एक बार देख लेना। 2x पे, 1.5x पे, जो भी x पे है आपको देख लेना है। शिक्षा केवल आकस्मिक ज्ञान नहीं होती देने वाली। ये देखो मैंने आपको नोट्स में आपको पूरा बताया डिटेल, तो मैं दोबारा आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो आपको खुद पढ़ना है, आपको ये पढ़ लेना, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट इस वजह से नहीं कर रहा, आपका पेपर है तो उस हिसाब से टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ना तो मैं फुल डिटेल आपको बता सकता था। प्रश्न तीसरा हमारा, एक सफल व्यक्तित्व के गुणों की व्याख्या कीजिए। जब हमारे जो व्यक्ति सफल हो जाता है तो उस चीज़ में आत्मविश्वास और आत्मसंयम, सकारात्मक दृष्टिकोण, नेतृत्व क्षमता, अच्छी संवादनशील, तो देखो ये सब चीज़ें हमारी जब व्यक्तित्व सफल हो जाता है तो उस चीज़ की व्याख्या करी गई है गुणों की। तो ये सब आपको बताया व्यक्तित्व। प्रश्न तीसरा यूनिट सेकंड को कवर करेंगे। यूनिट सेकंड जो है हमारा, उसके प्रश्न को देखेंगे। आत्मविकास की प्रक्रिया, प्रोसेस बताइए। ये सब है हमारी कमजोरी। ये सब मैंने आपको नोट्स में पूरा पढ़ाया है, आपको पूरा डिटेल आपको समझ ही होगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आत्म मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, ये क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, जो क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे, ये करके क्वेश्चन आ सकते हैं। आत्मूल्यांकन ये फिर होता है, फिर SWOT के उदाहरण देना है आपको। तो ये सब आपको जैसे मैं लिख के दे रहा हूँ वैसे आपको करना है। तो देखिए इसके बाद आपको ये समझना है आत्म प्रेरणा और जो है हमारी आत्म प्रेरणा और आत्म नियंत्रण में क्या अंतर है। इन दोनों में नियंत्रण बताना है, मतलब क्या चीज़ है, ठीक है। इनके अंतर बताने, आत्म नियंत्रण में क्या अंतर है, इन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों के डिफरेंस बताने हैं आपको। यूनिट 3 का भी बताना है। फिर यूनिट 3 क्या है आपका, यूनिट 3 जीवन कौशल। देखो मैं समय इस वजह से वेस्ट नहीं कर रहा, तो आप पे टाइम कम है, इस वजह से आपको ना तो मैं बता सकता हूँ क्या क्या चीज़ है, इसके उत्तर को फिर दोबारा मैं डिफाइन कर सकता हूँ, पर फिर वेस्ट क्यों करूँ, आपने एक बार पढ़ लिया फिर उसके बाद क्यों बताऊँ। समय प्रबंधन क्या होता है, इसका महत्व समझाइए। तो ये सब चीज़ें हैं। प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे ये सब हो सकता है। टू डू लिस्ट बनाना, प्राथमिक उपाय। तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके उसमें। तो ये देखो दूसरा क्वेश्चन स्मार्ट, मैंने क्या बोलता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं आपके। स्मार्ट आपने कमेंट में लिख ही दिया होगा, मुझे पता है कमेंट में लिख दिया होगा स्मार्ट की क्या क्या होती है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल और रिलेवेंट, टाइम बाउंड। जो हिंदी मीडियम है वो हिंदी में लिखेंगे, जो इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश में लिखेंगे। और ये दोनों के लिए ही, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के लिए ये वीडियो है, क्योंकि आपको इंग्लिश मीडियम अगर आप हैं तो आप इस चीज़ को इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश थोड़ी मोड़ी आती है तो आप लिख सकते हैं आराम से। तनाव प्रबंधन के उपाय भी बता रखे हैं। गहरी सांस लेना, योग और ध्यान, संगीत सुनना, सकारात्मक सोचना और उचित नींद और व्यायाम, उस समय पर कार्यपूर्ण अपने शौक में समय देना। तो ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। यूनिट 4 भी समझेंगे। यूनिट 4 में पहला क्वेश्चन जो है, संप्रेषणा के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। इसमें उत्तर भी दे रखा है हमारा। मौखिक संप्रेषण, लिखित और अमौखिक दृष्टि। देखो इन सब चीज़ों को मैंने आपको कमेंट में कहा था, कमेंट में लिख देना। फिर संप्रेषण में बाधाएं कौन कौन देती है, ये सब बाधाएं देती है। भाषागत बाधा, भावनात्मक, संस्कृतात्मक, तकनीकें, अधूरी जानकारी, इससे बचने के, देखो इससे बचाव करने के स्पष्ट ये सब दे रखे हैं। फिर उसके बाद प्रश्न तीसरा आ गया है हमारा। प्रश्न तीसरा, सक्रिय श्रवण क्या है और ये क्यों जरूरी है, उत्तर भी दे रखा है। इसके साथ हमारा ध्यान, रुचि, ये सब आपको ये प्रभावी संप्रेषण रिश्तों की मजबूती, गलतीफहमी से बचाने में सहायक होता है। तो आपको ये प्रश्न तीसरा। फिर यूनिट 5 लास्ट है हमारा, प्रोफेशनल प्रस्तुति और साक्षात्कार कौशल। प्रश्न प्रभावशाली प्रस्तुति के लिए आवश्यक तनाव तत्व के बारे में हमें लिखना है। विषय की अच्छी जानकारी, आत्मविश्वास, बॉडी लैंग्वेज, स्थिरता, दृष्टि। तो ऐसे ऐसी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। इस चीज़ को ही बस डिटेल में लिख देना। आप जो मैंने आपको समझाया ना, उस चीज़ को ही आपको बस एक्सपेंड कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है, आपका पूरा नंबर आ जाएगा। फिर यूनिट सेकंड में बस दूसरा जो है हमारा
दूसरा क्वेश्चन है, हमें समझना है रिज्यूमे क्या होता है, इसमें किन किन बातों को उल्लेख किया जाता है। देखो, रिज्यूमे एक पेशावर दस्तावेज होता है। शैक्षणिक योग्यता और कार्य अनुभव, कौशल, उद्देश्य और व्यक्तिगत और विवरण संक्षेप में होते हैं। यह नौकरी के लिए प्रथम प्रभाव छोड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। ये प्रश्न तीसरा और ये लास्ट करेगा हमारी वीडियो को। एक सफल साक्षात्कार के लिए क्या क्या तैयारी आवश्यक है। विषय और कंपनी की जानकारी, रिज्यूमे की अच्छी समझ, मॉक इंटरव्यू अभ्यास करनी पड़ती है, उचित पोशाक और समय पर पहुंचना, आत्मविश्वास और सालनी। तो इसी के साथ हमारा जो यूनिट सारा ख़त्म होता है और उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। प्रीवियस ईयर हमने जो है उसमें सारे क्वेश्चन देख लिए कैसे कैसे आते हैं। क्वेश्चन तो देख लिया आपने, कॉन्सेप्ट भी समझ लिया है। तो इसी के साथ जो है हमारा अब ये चैप्टर तो सब्जेक्ट भी ख़त्म होता है। ये जो सब्जेक्ट था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसके साथ ख़त्म होता है हमारा। तो इसी के साथ ख़त्म हुआ। फिर आपको कोई डाउट हो या कुछ भी आपको वो हो तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखना। और सब्सक्राइब करने के लिए तो मैंने आपको बोल ही दिया है, कितनी बार बोला, सब्सक्राइब बोल तो दिया है बहुत बार। तो आप सब्सक्राइब तो कर चुके होंगे, मेरे को पक्का भरोसा है आप सभी पर। आपको अच्छी वीडियो लगी है, वैसे तो अच्छी है, और आप कमेंट फीडबैक देंगे तो आप और थोड़ा मोटिवेशन लेवल अच्छा होगा। और आप सब्सक्राइब करते तो मोटिवेशन ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आप इतने देर तक मेरी वीडियो में बने रहें।